एवरीवन, वेलकम टू केमिस्ट्री क्लास। आज की क्लास में हमें हाइपर कॉन्जुगेशन की एप्लीकेशंस देखना है। उसमें हमें फर्स्ट लिया है स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन्स। आई होप सो आपने इंडक्टिव इफेक्ट, रेजोनेंस एंड हाइपर कॉन्जुगेशन की स्टडी बहुत अच्छे से कर ली होगी। अब हम आज की क्लास में स्टार्ट करते हैं स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन्स। तो स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन्स के लिए कुछ कंडीशन है या फिर रूल्स बोल सकते हैं कि सबसे पहले हम क्या देखते हैं कि सिस्टम कॉन्जुगेटेड है या नहीं। अगर दो सिस्टम दिए हैं कि एक कॉन्जुगेटेड है और दूसरा है नॉन कॉन्जुगेटेड, तो कॉन्जुगेटेड ज़्यादा स्टेबल होगा। एंड नॉन कॉन्जुगेटेड में भी टू टाइप्स हैं। एक है आइसोलेटेड कंपाउंड्स एंड क्यूम्यूलेटेड कंपाउंड्स। तो आइसोलेटेड कंपाउंड ज़्यादा स्टेबल होता है। आइसोलेटेड कंपाउंड किसे कहते हैं? जैसे कि CH2 डबल बॉन्ड C, इस तरीके से देखिए यहाँ पे एक डबल बॉन्ड है, उसके बाद एक, तो ये आइसोलेटेड कंपाउंड्स है। तो आइसोलेटेड कंपाउंड ज़्यादा स्टेबल होता है क्यूम्यूलेटेड से। क्यूम्यूलेटेड मतलब जो लगातार डबल बॉन्ड हो, इस तरीके से। ऐसे तो ये है आइसोलेटेड सिस्टम और ये है क्यूम्यूलेटेड सिस्टम। तो सबसे ज्यादा स्टेबल होता है कॉन्जुगेटेड सिस्टम। उसके बाद है ये हमें देखना है अकॉर्डिंग टू रेजोनेंस। नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू हाइपर कॉन्जुगेशन। तो सबसे पहले हम देखते हैं नंबर ऑफ अल्फा एच। जितने ज्यादा अल्फा एच होंगे उतनी ही ज्यादा स्टेबिलिटी होगी। अगर अल्फा एच सेम है, ऐसे कंपाउंड है जिसमें कि दोनों में ही अल्फा एच सेम है, तो हम क्या करेंगे, उसमें ये देखेंगे कि कौन सा सिमेट्रिकल है और कौन सा अनसिमेट्रिकल। तो अनसिमेट्रिकल की स्टेबिलिटी ज्यादा होती है एज कम्पेयर टू सिमेट्रिकल। और अगर दोनों ही सिमेट्रिकल है या दोनों ही अनसिमेट्रिकल है, तो हम देखते हैं कि इसमें से ट्रांस और सिस, तो ट्रांस वाला ज्यादा स्टेबल होता है एज कम्पेयर टू सिस। तो ये सारे पॉइंट्स हैं जो कि आपको ध्यान में रखना है कि किस कंडीशन, किसके बेस पे हम चेक करेंगे कि किसकी स्टेबिलिटी ज्यादा है। अब हम देख लेते हैं कुछ एग्जाम्पल्स। ये है एग्जाम्पल्स। तो अब सबसे पहले हम चेक करते हैं कि सारे जो कंपाउंड्स हैं वो कॉन्जुगेटेड है या नहीं। तो देखिए सभी में डबल बॉन्ड है और ये सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड। तो इतना ही जो सिस्टम है वो कॉन्जुगेशन में है, तो हमें उतना ही सही है। मतलब ये कॉन्जुगेटेड सिस्टम है सारे, 1 2 3 4, ये सारे जो हैं कॉन्जुगेटेड सिस्टम्स हैं। अब देखिए इसमें सेकेंड था अल्फा एच। अल्फा एच कितने हैं इसमें? तो ये है डबल बॉन्ड वाला, मतलब sp2 कार्बन है और इस कार्बन से जुड़ा हुआ ये कार्बन है, तो ये अल्फा कार्बन होगा और ये है अल्फा एच। तो यहाँ पे 3 अल्फा एच है। और यहाँ पे देखिए ये भी एक अल्फा कार्बन है, तो यहाँ पे 2 अल्फा एच है और यहाँ पे भी 2 अल्फा एच है। मीन्स टोटल है 3 4 5 6 7, मीन्स यहाँ पे 7 अल्फा एच है। नेक्स्ट देख लेते हैं। देखिए इसका मतलब है ये CH3 ग्रुप है, ऐसे। तो देखिए ये भी कॉन्जुगेशन में है और उसके बाद ये अल्फा कार्बन और ये भी अल्फा हाइड्रोजन, सेम इसमें भी। तो इसमें है 3 3 6। अब देखिए ये वाला जो कार्बन है और ये वाला, क्योंकि डबल बॉन्ड के बाद सिंगल बॉन्ड और इससे जुड़ा हुआ ये कार्बन, तो ये भी अल्फा कार्बन है। तो यहाँ पर भी कितने हैं? 2 और यहाँ पर भी कितने हैं? 2। मीन्स यहाँ पे है 6 7 8 9 10, टोटल है 10 अल्फा एच। नेक्स्ट ग्रुप ये है। तो अब देखिए ये दोनों sp2, इसके बाद ये वाला कार्बन है। तो इस कार्बन से कितने हाइड्रोजन होंगे? एक ही हाइड्रोजन है इसमें, क्योंकि ये तो CH3 है और ये अल्फा कार्बन नहीं है, क्योंकि देखिए ये sp2 के बाद ये कार्बन फर्स्ट नंबर पे या सेकेंड नंबर पे है। तो अल्फा कार्बन है ये और ये है अल्फा हाइड्रोजन। तो देखिए 1 2 3 एंड 4, तो इसकी वैलेंसी कंप्लीट हो गई है और इसमें एक ही हाइड्रोजन है। इस वाले कार्बन पे देखिए 2 है, मीन्स टोटल कितने अल्फा एच है इसमें? 3। इस तरीके से। देन लास्ट
देखिए इससे जुड़ा हुआ ये कार्बन है और इससे जुड़ा हुआ ये कार्बन, इसमें 2 है और इसमें भी 2, मतलब टोटल है 4 अल्फा एच, 4 अल्फा एच। तो सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा होगा? सेकेंड वाला। अगर मैं इसे नाम दे दूं, ये ए है, बी, सी एंड डी। तो सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा होगा? इसमें से बी सबसे ज्यादा स्टेबल होगा, उसके बाद ए, उसके बाद डी एंड उसके बाद है लास्ट सी। आई होप सो ये जो ऑर्डर है आपको क्लियर हुए होंगे। नेक्स्ट एग्जाम्पल देख लेते हैं। इसमें भी अब देखिए यहाँ पे सिस्टम कॉन्जुगेटेड है कि नहीं, ये भी है, ये भी है, ये भी है। अब इसमें हम सेकंड जाएंगे अल्फा हाइड्रोजन्स। तो देखिए ये है sp2 कार्बन, अब इससे जुड़े हुए तो इसमें 3 अल्फा एच है, इसमें ये है कॉन्जुगेशन में, तो इससे जुड़े हुए तीनों ही अल्फा कार्बन है और तीनों ही अल्फा से जुड़े हुए हाइड्रोजन 3 अल्फा हाइड्रोजन है। तो यहाँ पे 3 CH3 ग्रुप्स हैं, तो टोटल कितने होंगे? 9 अल्फा एच। और इसमें ये दोनों भी अल्फा कार्बन है और ये अल्फा हाइड्रोजन, तो टोटल है 6 अल्फा एच। तो इसमें ऑर्डर क्या होगा? ये ए है, ये बी है, ये सी। तो सबसे ज्यादा स्टेबल है बी, उसके बाद है सी, उसके बाद है ए। तो आई होप सो ये दोनों एग्जाम्पल आपको क्लियर हुए होंगे। नेक्स्ट एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो सबसे पहले इसमें हम क्या चेक करेंगे? कॉन्जुगेशन। तो देखिए सभी में कॉन्जुगेटेड कार्बन्स हैं। अब हम नेक्स्ट चेक करेंगे अल्फा हाइड्रोजन। तो इसमें कितने टोटल अल्फा हाइड्रोजन है? ये 3 एंड ये 3, 6 अल्फा एच। नेक्स्ट है ये, देखिए इसमें भी 6 अल्फा एच एंड इसमें भी क्या है? 6 अल्फा एच। जब अल्फा एच इक्वल हो जाते हैं तब हम क्या देखते हैं कि उसमें कौन सा सिमेट्रिकल है और कौन सा अनसिमेट्रिकल है। तो देखिए यहाँ पे CH3 ग्रुप 2 है और यहाँ पर हाइड्रोजन है, तो ये क्या सिमेट्रिकल है? नहीं है, ये अनसिमेट्रिकल है। और ये दोनों सिमेट्रिकल में आते हैं। तो सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा होगा? ये फर्स्ट वाला ही होगा। उसके बाद इन दोनों में से देखिए कि सबसे ज्यादा, दोनों तो सिमेट्रिकल है, बट अब हमें क्या चेक करना है कि कौन सा सिस है और कौन सा ट्रांस। तो सबसे पहले हमने चेक किया कॉन्जुगेशन, सेकेंड है अल्फा हाइड्रोजन, उसके बाद हमें चेक करना है कि सिमेट्रिकल है या अनसिमेट्रिकल। तो देखिए ये अनसिमेट्रिकल है और ये दोनों क्या है? सिमेट्रिकल है, इसलिए ये दोनों को अभी हम इन दोनों से ये ज्यादा स्टेबल होगा। अब इन दोनों को चेक करते हैं। तो ये देखिए ये वाला सिस फॉर्म है और ये है ट्रांसफॉर्म। तो ट्रांसफॉर्म जो होता है वो ज्यादा स्टेबल होता है, इसलिए इसका जो ऑर्डर होगा वो होगा, ये ए है, ये बी एंड ये सी। तो ऑर्डर क्या होगा? सबसे पहले आएगा ए, उसके बाद आएगा सी, देन लास्ट आएगा बी। आई होप सो आपको ये क्लियर होगा, क्योंकि इस एग्जाम्पल में हमने सारे ऑर्डर्स को फॉलो किया है। नेक्स्ट है, अब देखिए इन सभी में कॉन्जुगेशन है। सबसे पहले देखिए कॉन्जुगेशन है, इसमें भी ये वाला कॉन्जुगेटेड कार्बन है, ये भी, देन ये। तो अब देखिए यहाँ पे 2 कार्बन है जो कॉन्जुगेशन में, मतलब कि सॉरी 4, 1 2 3 4। इसमें सिर्फ 2 कार्बन्स है, इसमें भी 2 कार्बन्स है और इसमें भी 4 कार्बन्स है, 1 2 3 4। तो ऑब्वियसली जिसमें ज्यादा कॉन्जुगेटेड कार्बन है या कॉन्जुगेशन ज्यादा है, तो अकॉर्डिंग टू रेजोनेंस जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स भी ज्यादा होंगे। तो इन दोनों में से जो ऑर्डर होगा ए, बी, सी एंड डी। तो सबसे पहले यहीं से हमें चेक कर लेते हैं कि कॉन्जुगेशन में ये और ये सबसे ज्यादा है, क्योंकि इसमें डबल बॉन्ड है, मतलब 2 हैं पाई बॉन्ड्स। इसमें 1 है, इसमें भी 1 है, इसमें 2 है। तो सबसे ज्यादा इन मतलब कि ए एंड डी होगा और उसके बाद हो सकता है बी एंड सी। अब हम चेक करेंगे कि ए और डी में से कौन सा ज्यादा स्टेबल है। तो अब हम चेक करते हैं अल्फा हाइड्रोजन। तो अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं इसमें? देखिए ये वाला है कॉन्जुगेशन, तो यहाँ पे होंगे 2 पाई बॉन्ड और यहाँ पे इस कार्बन के लिए ये सिंगल बॉन्ड वाला होगा, क्योंकि इसको हमें अभी चेक नहीं करना है, क्योंकि हमें दोनों
एक ही कार्बन दोनों में ओवरलैप हो रहा है, तो इस कार्बन के लिए ये वाला जो कॉन्जुगेशन है उसके लिए यहाँ पे इस कार्बन को लेंगे अल्फा कार्बन, और इन दोनों के लिए कौन सा लेंगे, ये वाला अल्फा कार्बन लेंगे। तो अब चेक करते हैं कि इसमें कितने अल्फा कार्बन्स हैं। तो देखिए यहाँ पे 2 कार्बन है, 2 अल्फा हाइड्रोजन, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन्स है जो कि अल्फा हाइड्रोजन्स है, यहाँ पे 1 है, और यहाँ पर इन के लिए कितने हैं, 2 हैं। तो यहाँ पे देखिए इस कॉन्जुगेशन के लिए यहाँ पे 2 हाइड्रोजन्स है, और यहाँ इस कॉन्जुगेशन के लिए यहाँ पे 2 हाइड्रोजन्स है। तो देखिए इस कॉन्जुगेशन के बाद ये वाला जो अल्फा कार्बन था उसके बाद 1 हाइड्रोजन है, लेकिन जस्ट लगा हुआ डबल बॉन्ड है, इसलिए ये भी यहाँ पे देखिए कोई भी sp3 कार्बन नहीं है इन चारों में से। अगर यहाँ पे sp3 कार्बन होता तो हम यहाँ पे हाइड्रोजन भी लेते, अल्फा हाइड्रोजन हम लेते, लेकिन यहाँ पे देखिए ये 1 2 3 एंड 4 ये सारे जो कार्बन है वो sp2 हाइब्रिड कार्बन है, और ये 2 कार्बन जो है वो क्या है, sp3, ये भी है sp3 और ये है sp3। तो कॉन्जुगेशन से मतलब sp2 से जुड़ा हुआ ऐसा कार्बन जो sp3 हो तब हम उसमें से लेते हैं अल्फा हाइड्रोजन्स। तो देखिए ये भी sp2 हो गया, अगर ये sp3 होता तो हम यहाँ से लेते, और यहाँ पे इस कॉन्जुगेशन के लिए अगर ये sp3 होता तो यहाँ से लेते, लेकिन ये चारों क्या है, sp2 है, इसलिए यहाँ से नहीं लेंगे। ये यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है और यहाँ पे 2 हाइड्रोजन, टोटल होंगे 4 अल्फा H। नेक्स्ट है ये वाला कॉन्जुगेशन में है, तो देखिए ये वाला अल्फा कार्बन है क्या, नहीं, ये भी अल्फा कार्बन नहीं है, यहाँ पे 1 हाइड्रोजन है और यहाँ पर भी 1 हाइड्रोजन है, मीन्स ये है यहाँ पे अल्फा कार्बन। तो ये अल्फा हाइड्रोजन और ये भी अल्फा हाइड्रोजन, तो टोटल अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं, 2 अल्फा H। अब देखिए इसके लिए ये दोनों हैं क्या, बिल्कुल है, क्योंकि ये जो sp2 है और उससे डायरेक्ट जुड़ा हुआ ये sp3 है, ये भी वैसे ही है, तो टोटल कितने होंगे, 3 and 3 6। अब देखिए ये भी तो sp3 है, तो 1 2 3 4 मीन्स टोटल कितने हैं, 10 अल्फा H। लास्ट में अगेन सेम कंडीशन आ गई इसकी जैसी, बट यहाँ पे देखिए CH3 है, तो ये भी क्या है, अल्फा कार्बन है, और इनसे जुड़े हुए हाइड्रोजन अल्फा हाइड्रोजन, तो कितने हैं, 3 and 3 6 6 7 8 9 10, तो टोटल कितने हैं इसमें, 10 अल्फा H। आई होप सो आपको क्लियर हुआ होगा कि कैसे हम अल्फा H देखते हैं। तो इसका जो ऑर्डर है वो कैसे हमने चेक किया था कि सबसे पहले हमने देखा था कि A और D को करना है, A and D, उसके बाद हमें करना है B and C। अब इन दोनों में से चेक करते हैं, देखिए इसमें 4 अल्फा H है और इसमें कितने हैं, 10 अल्फा H, मीन्स D सबसे पहले होगा फिर A। देन B और C में, तो देखिए B में 2 अल्फा H है और C में 10 अल्फा H है, तो यहाँ पे क्या आएगा, C आएगा और उसके बाद लास्ट में आएगा B। तो आपका ऑर्डर है ये। तो इस तरीके से हमें स्टेबिलिटी जो है देखना है। अब हम देख लेते हैं कि अभी तक हमने देखा था एल्कीन की स्टेबिलिटी, अब हम देख लेते हैं इंटरमीडिएट की स्टेबिलिटी। अब हम देख लेते हैं स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट्स। तो अब देखिए सबसे पहले हमें क्या काउंट करना होता है, इसमें इंटरमीडिएट्स में हम कॉन्जुगेशन नहीं देखते हैं क्योंकि इसमें कॉन्जुगेशन तो होता नहीं है। कॉन्जुगेशन के बाद नेक्स्ट है अल्फा हाइड्रोजन्स। तो अल्फा हाइड्रोजन्स देख लेते हैं। तो देखिए इसमें भी एक भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, 0। अब देखिए इसमें कितने हाइड्रोजन्स हैं, अल्फा हाइड्रोजन 3, और इसमें कितने हैं, 6 अल्फा H। तो इस तरीके से इसका जो ऑर्डर होगा ये होगा, क्योंकि इसमें 6 अल्फा H है, इसमें 3 और इसमें 0। अब देखिए इसमें क्या हम अल्फा H काउंट कर सकते हैं, नहीं, क्योंकि इसमें सभी में 0 अल्फा H है। जब ऐसी कंडीशन आ जाती है तब हम क्या देखते हैं, इसमें इंडक्टिव इफेक्ट देखा जाता है। सबसे पहले हम क्या देखते हैं, रेजोनेंस देखते हैं। कॉन्जुगेशन रेजोनेंस के अकॉर्डिंग था, उसके बाद इसमें कॉन्जुगेशन नहीं है तो हाइड्रोजन हाइपर कॉन्जुगेशन अल्फा H देखते हैं। इसके बाद लास्ट में था इंडक्टिव इफेक्ट। तो जब इसमें कोई भी अल्फा H नहीं है
तब हम क्या देखेंगे इसमें, इंडक्टिव इफेक्ट। तो अब देखिए इसमें कौन सा ग्रुप है, ये प्लस आई वाला है या माइनस आई वाला। तो ऑब्वियसली ये क्या है, प्लस आई ग्रुप्स हैं। तो आपको मैंने ये सीक्वेंस लिखाया था कि सबसे ज्यादा जो प्लस आई होता है इसमें ज्यादा होता है, फिर इसमें, और सबसे कम इसमें होता है। तो इसका जो ऑर्डर होगा इस तरीके से होगा, ए बी एंड सी। देखिए लास्ट वाला ये फ्री रेडिकल से है। देखिए मैंने इसमें कुछ फॉर्मूले लिखे हैं। तो देखिए जब अगर कार्बोकेटाइन की बात करेंगे तो प्रोपोर्शनल है प्लस एच ग्रुप, और ये प्लस एच ग्रुप ही है, CH3 वाला प्लस एच ग्रुप है, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाता है माइनस एच ग्रुप। सिमिलरली अगर कार्बन आयन देखेंगे तो प्रोपोर्शनल है माइनस एच के और इनवर्सली प्रोपोर्शनल है प्लस एच के। तो अभी तक हमने सिर्फ कार्बोकेटाइन देखे और ये सारे प्लस एच ग्रुप्स हैं, और यहाँ पे ये भी प्लस एच ग्रुप्स है, लेकिन यहाँ पे 0 अल्फा एच हाइड्रोजन, मतलब हाइड्रोजन नहीं है, अल्फा एच हाइड्रोजन, अल्फा हाइड्रोजन इसमें नहीं है, इसलिए हम क्या देखते हैं इसमें इंडक्टिव इफेक्ट। तो सबसे ज्यादा इंडक्टिव इफेक्ट जो है Ct3 में है, ट्रिटेनियम में, ड्यूटेरियम में, और लास्ट में है CH3। तो हम इसे अकॉर्डिंग टू इंडक्टिव इफेक्ट देखते, इंडक्टिव इफेक्ट। अब लास्ट है फ्री रेडिकल। तो देखिए फ्री रेडिकल के लिए एक फॉर्मूला है, चाहे वो कार्बोकेटाइन हो, कार्बन आयन हो या फ्री रेडिकल, तो प्रोपोर्शनल होता है अल्फा एच के। तो यहाँ पे देखते हैं क्या इसमें अल्फा एच है, तो बिल्कुल है, ये यहाँ पे 3 है, इसमें 3 अल्फा एच है, इसमें है 6 अल्फा एच, और इसमें कितने हैं 9, 3, 3, 6 एंड 9। तो यहाँ पे 9 अल्फा एच। तो ऑर्डर क्या हो जाएगा इस तरीके से। तो आई होप सो ये सारे एग्जाम्पल्स आपको क्लियर हो रहे होंगे। अब हम देख लेते हैं कार्बन आयन्स में कैसे होता है स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट्स। अब हम ले रहे हैं कार्बन आयन। तो कार्बन आयन में थोड़ी सी कंडीशन चेंज हो जाती है, क्योंकि हम हाइपर कॉन्जुगेशन को इसमें डायरेक्ट नहीं देख पाते हैं, इनडायरेक्टली देखते हैं। सपोज एग्जाम्पल मैंने लिया है ये कार्बन आयन है। तो देखिए इसमें कौन सा ग्रुप है, इसमें प्लस एच ग्रुप भी है और प्लस आई ग्रुप CH3। तो अब देखिए इसमें भी सेम ग्रुप है, CH3 ही है, बट हम इसमें देखिए क्या इसमें कॉन्जुगेशन है, नहीं है। अल्फा हाइड्रोजन तो है, बट इसमें इंडक्टिव इफेक्ट ज्यादा वर्क करता है एज कम्पेयर टू हाइपर कॉन्जुगेशन। तो हाइपर कॉन्जुगेशन को हम इनडायरेक्टली देखते हैं। तो अब यहाँ पे अगर मैं देखिए कैसे होगा, अगर यहाँ पे H करूं इस तरीके से, यहाँ पे H है और ये इलेक्ट्रॉन, ये सिग्मा इलेक्ट्रॉन यहाँ पे माइग्रेट होगा, तो फिर ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इस बॉन्ड, यहाँ पे जो बॉन्ड है वो कैसे जाएगा, मतलब यहाँ पे डबल बॉन्ड हो जाएगा। और कभी भी ऐसा नहीं होता है कि जब कोई इलेक्ट्रॉन यहाँ माइग्रेट करे तो यहाँ डबल बॉन्ड, इस तरीके से ये कॉन्जुगेशन नहीं होता, यहाँ पे कॉन्जुगेशन है ही नहीं। तो यहाँ पे हम हाइपर कॉन्जुगेशन नहीं देखते हैं, यहाँ पे हम इंडक्टिव इफेक्ट देखा जाता है, यहाँ पे हम इंडक्टिव इफेक्ट देखते हैं। तो यहाँ पे कौन सा ग्रुप है, ये प्लस आई ग्रुप है। अब यहाँ पे देखिए कि अगर यहाँ से इलेक्ट्रॉन, ये वाला हाइड्रोजन A B C, यहाँ पे कितने हाइड्रोजन्स बनेंगे, हाइपर कॉन्जुगेशन स्ट्रक्चर्स बनेंगे, 3 बनेंगे, क्योंकि देखिए यहाँ के इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट होंगे, ये ऐसा होगा, तो ये वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, और फिर ये इस तरीके से, फिर ये यहाँ पे, और फिर ये ऐसे। तो इस तरीके से यहाँ पे स्ट्रक्चर्स बन सकते हैं हाइपर कॉन्जुगेशन। तो एरोमेटिक कार्बन में या एरोमेटिक स्ट्रक्चर्स में हमें हाइपर कॉन्जुगेशन दिखाई दे रहा है। इसमें ओपन सिस्टम में हाइपर कॉन्जुगेशन इसमें नहीं है, क्यों, क्योंकि इसमें कोई भी कॉन्जुगेशन है ही नहीं। तो इस तरीके से हम यहाँ पे देख सकते हैं कि इसे हम कहेंगे प्लस एच ग्रुप, और ये भी प्लस एच ग्रुप है, बट यहाँ पे कोई भी कॉन्जुगेशन नहीं है, इसलिए हम इसे देखते हैं
इंडक्टिव इफेक्ट। तो आपको पता है कि सबसे पहले रेजोनेंस, फिर हाइपर कॉन्जुगेशन, फिर इंडक्टिव इफेक्ट। तो इन दोनों में से स्टेबल कौन सा होगा? तो ये होगा, क्योंकि इसमें हाइपर कॉन्जुगेशन स्ट्रक्चर्स बनते हैं, बट इसमें हम इंडक्टिव, अकॉर्डिंग टू इंडक्टिव इफेक्ट देखा जाता है, इसलिए ये वाला कंपाउंड ज्यादा स्टेबल होता है। और फॉर्मूला तो मैंने पहले भी लिखाया था कि जो कार्बन आयन के लिए जो नेगेटिव वाले हैं -I प्रोपोर्शनल होंगे और +H और +I इनवर्सली प्रोपोर्शनल होंगे। तो अब हम एग्जांपल्स देख लेते हैं। देखिए, इन दोनों में हमें हाइपर कॉन्जुगेशन स्ट्रक्चर्स नहीं दिखाई देंगे, हमें इंडक्टिव इफेक्ट देखना है। तो देखिए, यहाँ पे CH3 है और यहाँ पे CD3 है, तो ये है +I ग्रुप, ये भी है +I ग्रुप। तो अब देखिए इन दोनों में से कौन सा ज्यादा स्टेबल होगा। तो अभी अभी मैंने लिखाया था कि सबसे ज्यादा CT3, फिर CD3, देन लास्ट में होता है CH3। तो यहाँ पे है लेस +I ग्रुप और यहाँ पे है मोर +I इफेक्ट, सॉरी +I इफेक्ट ना। तो यहाँ पे +I इफेक्ट लेस है और यहाँ पे +I इफेक्ट क्या है? मोर है, इसलिए ये वाला सेकेंड वाला ज्यादा स्टेबल होगा एज कम्पेयर टू फर्स्ट। नेक्स्ट है, अब देखिए इस तरीके से। तो यहाँ पे हाइपर कॉन्जुगेशन पॉसिबल है, सेम ये वाला एग्जाम्पल लिया है मैंने। तो अगेन देखिए, यहाँ पे +I ग्रुप और +H दोनों है, यहाँ पे भी +I और +H दोनों हैं। तो अब देखिए कि +I ग्रुप CD3 का ज्यादा है, बट यहाँ पे अगर हाइपर कॉन्जुगेशन की बात करते हैं तो ये वाला अपोजिट हो जाता है। अगर हम +I के अकॉर्डिंग देखें तो पहले आता है CD3, फिर CD3, देन CH3। बट +H की बात करेंगे तो ये जो ऑर्डर होता है रिवर्स होता है, इसलिए ये वाला मतलब मोर H+ है इसमें और यहाँ पे है लेस H+। तो देखिए H+ की इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, तो मोर H+ ज्यादा स्टेबल होगा क्या? नहीं, क्योंकि यहाँ पे प्लस ग्रुप है और हम क्या देख रहे हैं? कार्बन आयन देख रहे हैं। तो इसलिए जो लेस +H होगा वो मोर -H होगा, इसलिए ये वाला ज्यादा स्टेबल है। आई होप सो ये दो एग्जाम्पल्स आपको क्लियर हुए होंगे। नेक्स्ट हम और भी एग्जाम्पल्स हम बाद में डिस्कस करेंगे। अभी हमने हाइपर कॉन्जुगेशन के एप्लीकेशंस देखे थे, जिसमें हमने इंटरमीडिएट और एल्कीन की स्टेबिलिटी देखी थी। अब हम देख लेते हैं कि हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन क्या होता है। तो जब कोई अनसैचुरेटेड कंपाउंड, ये है एल्कीन है, सिग्मा एंड ये है पाई बॉन्ड, तो अनसैचुरेटेड कंपाउंड से जब सैचुरेटेड कंपाउंड में कन्वर्ट होता है तो इससे जो इस बॉन्ड को, इस पाई बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए जो हीट यूज होती है उसे हम क्या कहते हैं? हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन। क्योंकि यहाँ पे ऐड क्या हो रहा है? हाइड्रोजन यहाँ पे ऐड हो रहा है। तो ये पाई बॉन्ड जैसे ही ब्रेक होता है, यहाँ पे ये दोनों हाइड्रोजन जो है वो ऐड हो जाते हैं और ये अनसैचुरेटेड एल्कीन से सैचुरेटेड एल्केन में कन्वर्ट हो जाता है इन प्रेजेंस ऑफ निकिल। निकिल एक कैटालिसिस है। तो इसमें देखिए कि ये एक डायग्राम है जिसमें कि रिएक्टेंट से ये प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है और इसमें जो पोटेंशियल एनर्जी है ये पोटेंशियल एनर्जी यूज हो रही है इसमें, क्योंकि इस पाई बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए जो हीट चाहिए उसको हम पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में लेते हैं। तो ये जो फॉर्म है रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने के बाद जो रिलीज होती है एनर्जी, इसे हम ΔS से शो करते हैं। तो ये जो एनर्जी है या हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं स्टेबिलिटी ऑफ ग्रुप्स, चाहे वो एल्कीन हो, चाहे वो इंटरमीडिएट हो, चाहे वो कोई भी ग्रुप हो, और स्टेबिलिटी के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है, देन पोटेंशियल एनर्जी के प्रोपोर्शनल होती है। तो अभी हमने हाइपर कॉन्जुगेशन के अकॉर्डिंग हमने जितने भी स्टेबिलिटी ऑर्डर्स देखे हैं उसका अपोजिट डायरेक्शन अपोजिट होगा हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन। अब हम इसमें कुछ एग्जाम्पल्स में इसे फॉलो करते हैं कि कैसे हम हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन निकालते हैं किसी भी कंपाउंड का।
ये एग्जाम्पल हमने लिया है जिसमें हमें हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन निकालना है। तो सबसे पहले हम स्टेबिलिटी देख लेते हैं, क्योंकि स्टेबिलिटी का अपोजिट हो जाएगा। क्योंकि अभी तक हमने जो स्टेबिलिटी ऑर्डर देखे हैं, सबसे पहले अकॉर्डिंग टू रेजोनेंस कॉन्जुगेशन देखते हैं, उसके बाद हम अल्फा हाइड्रोजन देखते हैं, उसके बाद अनसिमेट्रिकल एंड सिमेट्रिकल कंपाउंड, देन लास्ट में ट्रांस एंड सिस। तो अब यहाँ पे भी हम सेम वही फॉलो करेंगे। तो सबसे पहले इन सारे कंपाउंड्स की स्टेबिलिटी ऑर्डर देख लेते हैं। तो देखिए ये कॉन्जुगेशन में है 4 कार्बन 1 2 3 4। तो इससे जुड़ा हुआ ये कार्बन और ये अल्फा कार्बन है, और इनसे जुड़े हुए हाइड्रोजन जो है अल्फा हाइड्रोजन। तो इसमें दो हाइड्रोजन, इसमें 2, टोटल कितने हैं 4 अल्फा H। नेक्स्ट है, देखिए ये कॉन्जुगेशन में है, तो यहाँ पर ये वाला तो देखिए इस कार्बन से जुड़ा हुआ, क्योंकि यहाँ पे कॉन्जुगेशन में है। तो देखिए 1 2 3 4, तो ये अल्फा कार्बन है। ये दोनों अल्फा कार्बन है और हाइड्रोजन भी है, तो कितने हुए टोटल 6 अल्फा H। इसमें देखिए ये है, तो यहाँ पर और इससे भी जुड़ा हुआ दोनों के लिए ये ही sp3 कार्बन है। तो टोटल कितने होंगे 4 अल्फा H। अब लास्ट है, देखिए ये वाला जो कॉन्जुगेशन है इससे जुड़ा हुआ ये कार्बन है, और ये वाले कॉन्जुगेशन से इससे जुड़ा हुआ ये कार्बन है। तो यहाँ पे एक हाइड्रोजन है, यहाँ पे भी एक हाइड्रोजन, टोटल कितने हैं 2 अल्फा H। तो अब हम देख लेते हैं कि इनकी स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या होगा। तो सबसे पहले देखिए 6 मतलब B आएगा। अब देखिए A और C को एक साथ लिखते हैं, क्योंकि यहाँ पे तो सबसे लास्ट में 2 अल्फा H है। तो यहाँ पे देखिए 4 मतलब A B C एंड D। तो यहाँ पे B सबसे पहले, फिर A देन C, लास्ट में है D। ये है इसका। अभी हमने A और C को क्लासिफाई नहीं किया है। तो अब देखिए इन दोनों में से ये एक सिमेट्रिकली है और ये अनसिमेट्रिकली है, इसलिए यहाँ पे B के बाद आएगा A। ये अनसिमेट्रिकल है और ये है सिमेट्रिकल। तो अनसिमेट्रिकल ज़्यादा स्टेबल होता है, इसलिए A B फिर A देन C देन लास्ट आएगा D। तो ये है आपका स्टेबिलिटी ऑर्डर, और उसका अपोजिट होगा आपका हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन। तो इसका हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन के लिए जो ऑर्डर होगा वो कैसा होगा D C A एंड B। ये ऑर्डर होगा, जस्ट अपोजिट होगा स्टेबिलिटी का हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन। सो आई होप सो ये सारे पॉइंट्स आपको क्लियर हुए होंगे। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। देन आप टेलीग्राम चैनल पे, फेसबुक ग्रुप पे और व्हाट्सएप ग्रुप पे भी आप डाउट पूछ सकते हैं, या केमिस्ट्री से रिलेटेड जितने भी डाउट हैं आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। सो आई होप सो ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।